इमेज। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस साल हम फिर हाजिर हैं सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2010 के साथ, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं पुणे के ग्राउंड फोरम से। ग्राउंड फोरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल फाइनल अवार्ड्स के पहले हम देश के बड़े शहरों में जाते हैं और वहां के रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं शहर के बेहतरीन डेवलपर्स और एक्सपर्ट, जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ शहर बल्कि देश में रियल एस्टेट का हाल कैसा है। तो आज ऐसे ही एक खास डिस्कशन के लिए हम मौजूद हैं पुणे में, और हमारे साथ हैं कई विद्वान जो रियल एस्टेट को समझते हैं, जानते हैं, खुद डेवलपर्स हैं और रियल एस्टेट पर गहरी पकड़ रखते हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए, मैं तारुफ कराता हूं उनका, अतुल गोयल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर गोयल गंगा ग्रुप। हमारे साथ है रोहित गेरा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर गेरा डेवलपर्स। हमारे साथ हैं सतीश मगर साहब, सीएमडी मगरपट्टा ग्रुप। साथ ही हैं श्रीकांत परांजपे जी, सीएमडी परांजपे स्कीम। हमारे साथ हैं श्री गोपाल काबरा साहब, एमडी रामरत्ना ग्रुप, और मोहम्मद असलम साहब, नेशनल डायरेक्टर जेएलएल इंडिया। तो आज हम बात करेंगे पुणे की। तो पुणे की बात शुरू करें उससे पहले पुणे के रियल एस्टेट के अब तक के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। मैं हूं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे, जिसे कई नामों से जाना जाता है। यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनियों के बढ़ते कारोबार के चलते लोग मुझे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। तो वही साल भर अच्छे क्लाइमेट के चलते मुझे रिटायर होम के नाम से भी लोगों ने पसंद किया। और पिछले एक दशक में मेरी एक नई पहचान बनी। अब मुझे लोग आईटी हब के तौर पर भी जानते हैं। इन सभी पहचानों के चलते साल दर साल मेरी आबादी बढ़ने लगी, और बढ़ती जनसंख्या के चलते मेरे यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर का भी तेजी से विस्तार हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ इतना तेजी से विकास हो रहा है कि आसपास के गांव भी अब पुणे शहर का हिस्सा बन गए हैं। पर क्या मेरा ये विकास सही दिशा में हो रहा है? जिस हिसाब से घरों की कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में क्या आज मैं लोगों को अफोर्डेबल घर मुहैया करा पा रहा हूँ? आइए जानते हैं कि कैसे समय के साथ बदल रहा है मेरा चेहरा। तो ये थी कहानी पुणे की, और आज इसी पुणे की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे जहां तक रियल एस्टेट की बात है। और एक बात मैं आपको यहां पर और बताऊं कि जो आज हमारा एक अम्ब्रेला टॉपिक, एक वृहद जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये कि हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल कैसे संभव होगा? इसके लिए चूंकि ये 10वां साल है अवार्ड्स का, तो हमने सोचा कि हम 10 साल पीछे जाते हैं, देखते हैं कि हर शहर में पिछले 10 सालों में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है जहां तक रियल एस्टेट की बात है। और इन 10 सालों में जो कुछ किया गया, जो कुछ बनाया गया, क्या गलतियां रही, क्या अच्छा हुआ, उनसे सीख लेते हुए अगले 10 साल में हम इस लक्ष्य को कैसे पूरे करेंगे, तो यही आज हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। सतीश मगर साहब, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। पुणे को पिछले 10 साल से आपने काफी करीब से देखा है। 10 साल में रियल एस्टेट यहां पर कहां से कहां गया है, और सबसे बड़े कैटलिस्ट अगर आप देखते हैं तो वो क्या है? सबसे बड़े कैटलिस्ट अगर आप पुणे के बारे में सोचेंगे तो दैट इज आईटी। और 10 साल में आईटी की वजह से इतनी ग्रोथ हुई है। इन ईस्टर्न कॉरिडोर, जो ईस्टर्न साइड ऑफ पुणे में खराड़ी, मगरपट्टा सिटी ये एरिया, और वेस्टर्न कॉरिडोर जो हिंजवड़ी, औंध, बाड़मेर एरिया जो है, इस एरिया में आईटी के बहुत बड़े पार्क्स है, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, और उससे पुणे की ग्रोथ काफी बढ़ गई। राइट, तो आपका कहना है कि आईटी वो फैक्टर था जिसने पुणे की तस्वीर को बदल कर रख दिया। रोहित गेरा साहब, क्या कहेंगे आप? आईटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है शहर के रियल एस्टेट को मूव करने वाला, या कुछ और भी चीजें हैं जो बाकी की इकोनॉमी है? चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे हमने कहा डेट्रॉइट भी माना जाता है, यहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटो बनाती हैं, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। मेन जो है वो, मैं सतीश जी से बिल्कुल सहमत हूं कि वो आईटी है, और आईटी सेक्टर की वजह से मेजॉरिटी जो डिमांड है हाउसिंग के लिए, इट हैज कम फ्रॉम द आईटी स्पेस। पुणे में अगर आप एजुकेशन देखेंगे, गए 10 साल में एजुकेशन में बहुत बढ़त हुआ है। आप शॉपिंग मॉल्स देखें तो द एंटायर लाइफस्टाइल ऑफ द एंटायर सिटी हैज चेंज्ड इन 10 years। उससे प्राइमरी जो है आईटी है। अभी आईटी से दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग, आईटी के जो लोग हैं वो बाहर ट्रैवल करते हैं नौकरी के लिए, काम के लिए, वो बाहर जाते हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर है। जब वो यहां लौट के आते हैं
So they expect that even in the homes, even in the projects, and that boosts even the quality of the development that we have to deliver. So the biggest factor is right. It is the IT sector. Right. श्रीकांत प्रांजल साहब, IT पर हमारे दोनों विद्वान कह रहे हैं कि IT एक मेजर सेक्टर, लेकिन क्या इसका ये खतरा नहीं रहता कि जब रिसेशन आता है, हमने देखा 2008 के बाद IT इंडस्ट्री भी नीचे गई, आज भी पूरी तरह से उस रुआब पर नहीं आ पाई जब भी हुआ करती थी, तो क्या फिर वो जो इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री पे दिख रहा है वो रियल एस्टेट पे भी आता है? मेरे ख्याल से IT has come back with a bang. Okay. So the numbers that got released over last 2 to 3 years are huge, और IT काफी अच्छी तरह से वापस आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हम सिर्फ क्रीमी लेयर जो 15% वाले लोग हैं, सिर्फ उनके लिए आज घर बना रहे हैं. और आज का जो सब्जेक्ट है कि हाउसिंग फॉर ऑल, आई थिंक हमें भी ग्रेजुअली डाउन द लैडर जो दैट बेस ऑफ पिरामिड जो 85% है, वहां पहुंचना है. राइट. सो IT का ग्रोथ से रियल एस्टेट का ग्रोथ होगा, लेकिन इफ वी लुक टुवर्ड्स द बॉटम एज इट विल ग्रो. सो IT की जरूरत है नहीं इसको ग्रो होने के लिए. काबरा साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे आपने भी यहाँ पर बात रखी और कहा कि मुंबई में अब चूंकि भाव बहुत ऊपर चले गए हैं और उसके बाद पुणे ही एक दूसरा शहर दिखता है नियरेस्ट में जो उस लेवल पे ग्रो कर रहा है, कनेक्टिविटी की भी अब वो समस्या नहीं रही है, तो क्या मुंबई में जो चीज नहीं हो पा रही उसके लिए लोग अब पुणे आ रहे हैं? पुणे आने की संभावना बढ़ रही है. जैसे आज जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जैसे हमारी ऑफिस है बॉम्बे में, हमारे 250 लोग वहां पे काम करते हैं. बॉम्बे का सैलरी लेवल और बॉम्बे का जो एक्सपेंसेस बहुत हाई होता है, तो आगे चल के हम ये सोच सकते हैं कि हमारे 100 आदमी हम बॉम्बे में रखें, 150 आदमी का बैक ऑफिस हम पुणे बना लें, तो इससे हमारी कॉस्ट कम होगी, लोगों की लाइफ अच्छी होगी. तो इसके चांसेस अब मेरे को लगता है कि धीरे धीरे, कल भी हम बॉम्बे में किसी बिल्डरों के साथ बैठा था, मैं बोला मेरी ये गणित लग रही है कि पीपल विल मूव फ्रॉम बॉम्बे, क्योंकि आज बॉम्बे में 1.5 करोड़ रुपए से नीचे का घर है ही नहीं. तो अगर 1.5 करोड़ रुपए का घर अगर किसी को लेना है तो उसकी कम से कम सैलरी 30 लाख होनी चाहिए, तो जाके उसका EMI 18 साल में पूरा होता है. और 30 लाख की सैलरी के लोग कितने, उसमें से आधे के पास घर है, फिर आधे बचे. तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिक स्केल जो बॉम्बे का जो चेंज हो रहा है, बड़ा शहर इतना महंगा होता है. जैसे दिल्ली में आप देखिए तो गुड़गांव बहुत महंगा हो गया, तो लोग नोएडा की तरफ गए. पुणे और बॉम्बे के कल्चर में काफी सिमिलरिटी आ रही थी. गिरा साहब ने बताया कि लोग फॉरेन से जाके आए यहाँ पे इतनी 5 स्टार, यहाँ बॉम्बे यहाँ 5 मेरिट है, दिल्ली में 5 मेरिट है, पुणे में आज 5 मेरिट है. पुणे में अच्छी 5 स्टार होटल आ गई. तो पुणे ने को एक अपना लेवल बना लिया जो हर एक को अट्रैक्ट कर सकता है. ओल्ड एज होम भी कर सकता है और यंग को भी कर सकता है. ये पुणे का जो ब्यूटी है, और प्लस पुणे का जो क्लाइमेट है वो काफी जगह से अच्छा भी है. मोहम्मद असलम साहब, इस सारी बातों को अगर मैं सम करूं तो वैसे भी जब हम बात करते हैं तो पुणे और बेंगलोर ये सब मार्केट टॉप ऑफ द इंडियन मार्केट्स रखे जाते हैं, और शायद पुणे एक कदम आगे ही रहता है बेंगलोर से जब हम बात करते हैं कि स्टेबल मार्केट कौन सा है, बहुत ही अच्छा मार्केट कौन सा, ना तो भाव ऊपर है और ना ही ओवर सप्लाई की सिचुएशन है. तो क्या आज भी पुणे अपनी वो स्थिति बनाने में कामयाब है, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में इस समय रियल एस्टेट पे प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल. एक्चुअली अगर आप देखेंगे, पुणे हमेशा से इस तरह का मार्केट कहा जाता है कि जो एक कंसिस्टेंट है. तो यहाँ पे वो लोग, अगर आप कोई भी मार्केट को ड्राइव करने के लिए अगर सडनली प्राइजेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, वो पुणे में कभी नहीं हुआ है. ना ही प्राइजेस एकदम शूट अप हुए हैं या नीचे नहीं गए सीधे. उसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ इन्वेस्टर्स जो है वो कम है. तो हमेशा जो रेशियो रहा है 80 एंड यूजर्स का और इन्वेस्टर्स का, हमेशा 80-20 का रहा है, और वो अभी भी मेंटेन है. और वो बहुत बड़ा रीजन है कि आज भी यहाँ पे जो मार्केट है वो स्टेबल है. मगर साहब, अगर हम थोड़ा अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो इस समय इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हाई है. सब इंतजार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए. बहुत सारे फेंस सिटर्स होते हैं जिनका हम कहते हैं कि इंतजार में बैठे हैं कि या तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे या दाम, अगर मैं शहर के लिए बात कहूं तो बहुत ज्यादा कभी ऐसे रहे नहीं. तो आपको लगता है स्टिल पुणे में भी वो स्थिति के बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट जैसी चीजों का, शायद एक इस बात का भी कि इकोनॉमी और बेहतर हो जाए, थोड़ी सी जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए और तब जाके फिर एक घर लिया जाए? जॉब स्टेबिलिटी से परसेप्शन बहुत बड़ा है. इंटरेस्ट रेट कम हो गए, दाम कम होने वाले, ये जो रोज मीडिया में आता है उससे भी थोड़े फेंस सीटर बढ़ रहे. दे आर वेटिंग एंड दे आर जस्ट वॉचिंग कि क्या हो रहा है इससे. बट उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पुणे जो प्राइस बैंड में बेचता है 2000 के नीचे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती नहीं. 70%
उसका 30-40% कॉस्ट तो गवर्नमेंट ले लेती है, और फिर लैंड कॉस्ट है, ओवरहेड्स है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये सब देखे तो 4-4.5 हजार के नीचे तो घर कोई बेच ही नहीं सकता। और पुणे का प्राइस बैंड 4.5 to 6,000 है, तो क्या कम करेंगे? एक आधा डेस्परेशन में सेल करेंगे, कोई कुछ है, लेकिन तो वो परसेप्शन जब तक चलेगा तब तक ये प्रॉब्लम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिनों के बाद लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं होने वाला। अच्छे दिन आए, जो आने की उपेक्षा में बैठे वो शायद इतने फास्ट नहीं आएंगे, तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो इट्स जस्ट अ मोमेंटरी फेज। अतुल साहब, क्या लगता है आपको, सरकार एक तरफ ये चाहती भी है कि घरों की संख्या बढ़े, सबको घर मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग आए, दूसरी तरफ पॉलिसी उसको सपोर्ट नहीं करती, तो कहाँ ये विरोधाभास कहाँ पर है? मैं पूना की बात करूंगा। पूना में अगर आप देखें तो काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स अभी अभी लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे पीएमआरडीए। आज कितने सालों से पीएमआरडीए की फाइल अटकी हुई थी, और अभी क्लियर होके तकरीबन 6,900 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया गवर्नमेंट ने पीएमआरडीए के अंदर दिया है, जिसमें काफी कॉर्पोरेशंस, विलेजेस उन्होंने इंक्लूड किए हैं। हमने जब एज अ बिल्डर उनसे इंटरेक्ट किया तो हमें समझ में आया कि उनकी जो सोच है वो काफी आगे, उन्होंने पूना को 2030 के बारे में उन्होंने सोचा है कि पूना 2030 में कैसा दिखेगा, और उन्होंने इकोनॉमिक सेंटर्स के बारे में बात की। जब हमारे एसोसिएशन लेवल पे जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो वो सोच काफी अच्छी लगी हमें, क्योंकि आज अगर चाकर हम देखें या राजनगांव देखें, उसके आसपास का एरिया आज सब एग्रीकल्चर लैंड था। अगर पीएमआरडीए उसमें इंटरेस्ट लेती है और उस लैंड को अवेलेबल करके देती है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उसका सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो चीपर लैंड, इकोनॉमिकल लैंड एंड नियर टू योर वर्क प्लेस बढ़ेगा। और वो लोग जो, जैसे हमने पीसीएमसी पीएमसी का रिलेशन कितने सालों से देखा कि लोग पीसीएमसी में काम करते थे और रहने के लिए पीएमसी में आना पड़ता था, क्योंकि पीएमसी में स्कूल्स थे, पीएमसी में बाकी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन जैसे पीसीएमसी में सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, वहां से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। ये कोई तरीका नहीं है कोई सिटी को ग्रो करने का। पीएमआरडी ने अगर कोई अप्रोच लिया जहां वो ऐसे इकोनॉमिक सेंटर्स को, चाकन हो गया, रांजनगांव हो गया, या नए सेंटर्स जैसे शिरवल में आ रहा है, ये सब सेंटर्स को अगर वो इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकी, उधर इकोनॉमिक सेंटर्स के आसपास रेसिडेंशियल टाउनशिप्स या रेसिडेंशियल लैंड अगर उपलब्ध करा सकी, तो काफी इकोनॉमिक सेंटर्स के आसपास डेवलपमेंट होगा, चीपर हाउसिंग वहां उपलब्ध होगी, और लोग वहां अगर रहना शुरू करेंगे तो डीकंजेशन हो जाएगा। आज हमें 6,900 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सपांस मिला है पूना को। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है पूना के लिए। और इसके साथ में अगर इसको हम अच्छे से प्लानिंग करें, सब लोग मिलके प्लानिंग करें, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है पूना में, वो स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए, ये सब चीजें अगर वो इंक्लूड करते हैं और इस चीज को प्लानिंग के तौर पे अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, एफएसआई बढ़ाने की बात करें क्योंकि वो सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, ये इनिशिएटिव्स को अगर हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है, वो कितना गवर्नमेंट उस पर सीरियसली उसको इंप्लीमेंट कर पाती है, वो एक आगे हमें देखना है कि आगे वो कैसे उसको शेप अप होता है। लेकिन ये सब पॉजिटिव इनिशिएटिव्स पूना में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूना में अफोर्डेबल हाउसिंग काफी बड़े पैमाने में उपलब्ध होगी। तो जैसा अतुल कह रहे हैं श्रीकांत जी की विजन तो है, तो क्या फिर विल की कमी है? पास्ट क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है? विल की भी शायद कमी नहीं है, लेकिन बात समझते नहीं है, दैट इज देयर। वन मोर थिंग इन अफोर्डेबल, कि हम सब लोग सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो अजम्पशन इज कि बॉटम ऑफ द पीरियड डिमांड इज ह्यूज एंड अनलिमिटेड। यस, नंबर्स आर ह्यूज एंड अनलिमिटेड नंबर्स है वहां, लेकिन वहां भी और एस्पिरेशन भी है, लेने की उनको जरूरत है, लेना भी है, लेकिन वो एम्पावर्ड है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। अफोर्डेबल हाउस आज पूना के हिसाब से मेरा डेफिनेशन करता हूं, जो हम दे सकते हैं, जो 10 लाख से 35 लाख तक आज हम समझे अफोर्डेबल है, तो वो किसको देना है? वो रिक्शा वालों को देना है या बाकी जो ब्लू कॉलर है उनको देना है? उनके पास खुद का पैसा नहीं है, उनको लोन ही लगने वाला है। इवन फॉर 10 लाख उनको 7 लाख रुपए का लोन लगेगा, 8 लाख रुपए का लोन लगेगा। उनके पास पेपर नहीं है, और आज कोई भी बैंक उनको पैसा लोन देने के लिए तैयार नहीं है। सो गवर्नमेंट हैज टू वर्क देयर ऑल्सो, कि उनको जो एस्पिरेशन है, जो डिमांड भी है, लेकिन उसको एम्पावरमेंट करना जरूरी है। सो सप्लाई इज वन एस्पेक्ट। सप्लाई तो बढ़ाना है, लेकिन सप्लाई के सामने डिमांड होगी,
लेकिन वो इम्पोर्ट नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। खबर से बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई कि आप सप्लाई बढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन खरीदार के हाथ में उतना पैसा नहीं होगा, चाहे आप किसी, क्योंकि अफोर्डेबल में हम अलग अलग तरह की अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं। 60 लाख किसी के लिए अफोर्डेबल होगा, किसी के लिए 35, किसी के लिए 10, कि जो एक विश्वास होना चाहिए, एक तो पैसा हो और दूसरा उसको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, वो कैसे आएगा? वो सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि 1 करोड़ घर तो 10 लाख रुपए वाले को लोन मिलना मुश्किल है। आज के टाइम में 5 करोड़ वाले को लोन मिलता है, 50 लाख वाले को लोन मिलता है, 1 करोड़ वाले को मिलता है, लेकिन 10 लाख वाले को लोन मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 10 लाख वाले के पास ना पेपर होता है, ना वो इनकम होता है। वो 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करके कहीं से ले लेगा, 4 लाख रुपए बीवी गिरवी बेचेगा और ले लेगा। तो ये जो लेवल का जो लोन का सिस्टम कैसा होगा, ये एक अपने आप मुश्किल सा लगता है, इसलिए कि ऑर्गेनाइज नहीं है। जो आज वैसे भी हम देखें तो हिंदुस्तान में कितने % लोग टैक्स भर रहे हैं? 4%, और घर देना 100% को। जो बाकी 96% के पास इनकम टैक्स की पेपर ही नहीं है, तो उसको लोन कौन देगा? अगर आप बैंक में जाते हैं तो कुछ तो पेपर मांगेगा। तो सवाल यह है कि पहले नीचे के लेवल पे लोगों को टैक्सेबल होना, वो लोग टैक्स भरे, तो कुछ आगे जाके इसकी बात बनेगी। हाउसिंग फॉर ऑल एफोर्डेबल एक नाम हो गया एक्चुअली। अब सच्चाई पूछे तो क्या ऐसे मार्केटिंग गिमिक ऑफ एफोर्डेबल, वो एफोर्डेबल बिल्डर के लिए कि कंज्यूमर के लिए समझ नहीं आ रहा है। दोनों के लिए एफोर्डेबल, और दोनों के लिए बात करते तो दोनों एफोर्डेबल नहीं है। तो लेकिन क्या है कि बैंकिंग सिस्टम अभी भी हमारे पास, पहली बात तो हमारे सारे बैंकों के पास पैसे नहीं है। अगर आज सारी पीयूसी बैंक को देखें तो दे आर शॉर्ट ऑफ फंड ऑफ 5 लाख करोड़। पहले उनके पास उसके लिए पैसा ले गया, इंडस्ट्री के लिए पैसा ले गया, फिर घर के लोन के लिए पैसा ले। तो अल्टीमेटली हमारे देश में हमको वाकई में बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। सारी योजनाएं एक से एक अच्छी है, एप्रिशिएटेबल है, पर अगर सब चीज को देखा जाए तो $1 ट्रिलियन नहीं $3 ट्रिलियन इंडिया में चाहिए ये सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। पावर, रोड, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट, $3 ट्रिलियन का हमारे पास एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वाकई में हमारा एक सपना जो ड्रीम पूरा होता है। तो उसका एक बंदोबस्त कैसे होता है वो देखना, इट्स नॉट इजी अमाउंट। फिर जो भी आएगा, अगर इन्वेस्टर भी आता है तो इन्वेस्टर सबसे पहले खुद का देखता है। अगर पीई कंपनी वो पठान से बड़ी होती है, पीई कंपनी का कम से कम जो भी इन्वेस्टर, बिल्डर लोग भी लेते हैं, सब इंडस्ट्री वाले भी लेते हैं, हम लोग भी बात कर रहे थे, उनको कम से कम 25 इंडियन हम फिर भी सस्टेनेबल देते हैं, पर पीई कंपनी को कम से कम 25% का रिटर्न चाहिए, 30% चाहिए। वो एफोर्डेबल हाउसिंग में आने वाला नहीं है। तो वो सारा का सारा सेक्टर, ये पूरी साइकिल को घुमाना अपने आप में, और ये भी 10 साल में एक बहुत बड़ा ड्रीम लगता है, लेकिन आने वाले समय में होगा और ऑर्गेनाइज होगा। लोग टैक्स भरने के लिए इच्छुक भी है जी, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। सतीश मगर साहब, ये जिस बहुत बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड की जो हम बात कर रहे हैं, जहां 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले घर, तो क्या सभी लोग, आप बैठे हैं, आप हैं, सब लोग उस सेगमेंट में जाना चाहेंगे या नहीं? वो आपको लगता है कि वो काम सरकार को ही करना चाहिए, उतने नीचे सेगमेंट में नहीं जा सकते? सरकार से होगा नहीं होगा। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। आई मीन कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वहां होगा नहीं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के सिवा इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ी मार्केट है, हम कोई उस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते। वो हमारा एक नजरिया हमको बदलना चाहिए। वील हैव टू इंडस्ट्रियलाइज आवरसेल्फ कि हम फास्ट टर्नओवर, कम इसमें लेस रिस्क में कैसा काम करेंगे, लेस प्रॉफिट में कैसे काम करेंगे। आज 24 महीने बोल रहे थे परमिशन के लिए, 24 महीने में तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं आता। 4-4 साल, अगर वो 4 साल का इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो 4 साल का परमिशन अगर आप ईज ऑफ बिजनेस में 4 महीने में दे तो शायद वो भी प्राइस कम हो जाएगी। मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन सब करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा माइंडसेट सबको बदलना चाहिए। हमें भी बदलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी बदलना चाहिए। तो जब तक ये नहीं बदलते, आई नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम घर तो बना सकते, घर दे सकते, अगर उसका पैसे नहीं आए तो कैसा करेंगे? और जो क्लास के लिए हम घर बनाना, जो क्लास के, जिस क्लास के लिए घर चाहिए, उसके लिए तो वो सब बैंक के नॉर्म्स में होता नहीं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या कुछ हो, सम स्कीम हैज टू बी टेकन आउट। पहले हाउसिंग बोर्ड होते थे बहुत साल पहले, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले भी एक हाउसिंग बोर्ड नाम की क्राइटेरिया देती थी। दे यूज्ड टू फंड 100% एंड वो डेली कलेक्शन पे लोन दे देते, या कम 4% इंटरेस्ट में, 3% इंटरेस्ट में लोन दे दे। अगर ऐसी स्कीम निकाली तो ही होने वाला है, और उससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज मोर देन 100 इंडस्ट्रीज, 100-150 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट पे डिपेंड कर दे। हर जगह चैनलाइजेशन हो जाएगा, इकोनॉमी में रिवाइवल हो जाएगा। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर आप दुनिया में देखें तो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जब सिंगापुर है, अमेरिका है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो वो देश ऊपर चढ़ गए। यही करने की अपने पास जरूरत है, और काम करने वाले हाथ बहुत है,
लेकिन वो हाथ अगर बांध के काम करना बोले तो वो होगा नहीं। राइट, चलिए तो इसमें इस चर्चा को इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप सबसे मैं दो पॉइंट लेना चाहूंगा, सिर्फ 2 पॉइंट जो आपको लगता है कि जितनी पूरी हमने बात की आगे 10 साल के लिए और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, उसमें ये 2 चीजें तो हो ही जाएं ताकि बात आगे बढ़े और वो सपने के हम करीब पहुंचे। अतुल गोयल साहब आपसे। मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोन देने की बात कर रही है गवर्नमेंट 5% पे, छोटे लोन्स की जो सेगमेंट में 10 से 25 लाख और 25 लाख से 50 लाख में भी 6-7% पे, वो इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। रोहित वीरा साहब आप क्या कहेंगे? एक तो अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वहां भारत में 142 पे है, उसमें 189 कंट्रीज का उन्होंने रिसर्च किया है। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो अगर आप वो कैटेगरी देखेंगे ईज ऑफ डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जो हमारा मेन इशू है, वहां हमारा रैंक 182 है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जब तक इंप्रूव नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। मगर साहब, एक तो अभी अदर देन व्हाट दे हैव सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस देना बहुत जरूरी है, उससे काफी ईज आ जाएगा, काफी फंड्स उपलब्ध हो सकते हैं, वो करना। और दूसरी पॉलिसी पैरालिसिस जो है ना, वो थोड़ा लोग सब डरते हैं रियल एस्टेट से, गवर्नमेंट डरता है, लोग डरते हैं, कस्टमर डरते हैं, वो डर थोड़ा कम करना चाहिए। आई थिंक दैट विल हेल्प टू ट्रिगर ऑफ द इंडस्ट्री। राइट, श्रीकांत रंजित साहब आप क्या कहेंगे? आई थिंक कि हम पॉइंट आउट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और किसी ने 3 fingers are towards us also. So हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी कॉस्ट कैसे कम हो, या वो रिसर्च करना चाहिए। कॉस्ट कम करने के लिए हमें कुछ यत्न करना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि मुझे कभी ना कभी मैं एडवर्टाइज ऐसे करूं कि मेरे प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए वो प्रोजेक्ट बेचा जाएगा। ऐसा होता है तो आई थिंक वो अच्छा होगा। आपकी इन बातों पर तालियां आई है। काबरा साहब आपके क्या विचार होंगे? बिल्डर लोग ने जो प्रांत साहब कि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्विमिंग पूल की अगर बात करते हैं, मैं एक बार टीवी इंटरव्यू में बताया था कि गवर्नमेंट ने हर प्राइवेट बिल्डिंग में स्विमिंग पूल बैंड करना चाहिए। स्विमिंग पूल एक सरकार के जरिए काम है सर, इसे कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ, जितनी एमिनिटीज बिल्डर देता है एक तो उससे कमाता है, ये फैक्ट है, आप तो सब बाबू की बात करते हैं, और जो लेता है वो जिंदगी भर उसको भरता है मेंटेनेंस का, और उसका उपयोग 5% लोग भी नहीं करते हैं। सरकार का काम है कि हर 1.25 करोड़ में अच्छे से क्लब बना हुए लोग उसकी मेंबरशिप ले। तो सरकार के लिए एक निवेदन है कि प्रोजेक्ट को जो पास करने का काम है उसको अगर 3 से 6 महीने में कर दे तो वाकई में सारी कॉस्ट और आधी समस्या तो उसमें कम हो जाएगी। राइट, तो वैसे लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और 2 अलग विचार भी आए। असलम साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आप इसे, आपके 2 विचार? नहीं, यही है, आई थिंक सबने कवर कर लिया है। तो उसमें मेन ये निकल के आया है कि 2 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आती हैं कि एक तो गवर्नमेंट को अगर ये 6 करोड़ घर डिलीवर करने हैं 7 ईयर्स में, तो उनको डेवलपर्स को पार्टनर बनाना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी अ पार्टनर्स। उनको कस्टमर नहीं बनाना पड़ेगा कि जिनसे वो पैसा खींचे। बातचीत को यहीं खत्म करेंगे और कंक्लूजन के तौर पे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि आने वाले 10 साल में देश का रियल एस्टेट मार्केट कहां पहुंचेगा, क्योंकि सबको घर देने की बात है। बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा काम है, कैसे पूरा होगा उस पर सबके विचार हमने सुने। बहुत सारे हर्डल्स हैं, दिखाई देते हैं इस वक्त की शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं शायद तब तक बदलाव आएगा भी नहीं। तो शायद जितनी बातें आज इस मंच से उठी हैं उसका 50% भी अगर इंप्लीमेंट होता है तो हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और उसमें आप जो बैठे हैं उन सबकी तो भागीदारी होगी, लेकिन जो इस वक्त यहां नहीं है, और हर तबके के लोग, क्योंकि घर सबके लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने का आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अतिथियों का भी अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।